कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की ये वीडियो बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई तो हम लोगों ने की हुई है, बच्चों कर भी रहे हैं, और ये आज से नहीं, लगभग पिछले 3-3.5 साल से लगातार YouTube पे क्लासेस आती रही हैं। और इस दौरान कई बच्चों ने शासकीय सेवाओं में अपना चयन लिया हुआ है, यानी शासकीय सेवाओं में उनका चयन हुआ है, और कई बच्चे अभी भी प्रयासरत हैं। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम पैटर्न देखेंगे और उसके आधार पे अपनी तैयारी को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं इस चीज़ से, या कई हम लोग ये कह सकते हैं कि उनको एक होप थी कि यार कुछ नहीं होगा तो हम चलो शासकीय सेवाओं में अपना योगदान देंगे, जॉब निकाल के हम लोग सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को हल्का सा धक्का लगाया। अब इसके पीछे कुछ कई कारण हो सकते हैं बच्चों। एक फैक्टर नहीं हो सकता कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस तरीके के पैटर्न बना रहा है कि आपको पढ़ने पे सोचने पे मजबूर कर रहा है, या आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है जिस आधार पे एग्जाम तय किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, या कई बच्चे ऐसे हैं जो उससे पहले से तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जो पिछले 1-1.5-2 साल से ही तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका से उत्पन्न हो रही है कि यार चयन होगा भी नहीं होगा, या कहीं इसी मतलब दौड़ में इसी तरीके से हम लगे रहें और कल के दिन हमें परिणाम हमारे अनुकूल नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी उम्र है प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम करें वो भी हाथ से निकल जाए, और यहाँ शासकीय सेवाओं में अपना जो हमारा सपना है कि हम सरकारी नौकरी निकालें या सरकारी नौकरी करें फ्यूचर में, वो भी हमारे हाथ ना आए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का असमंजस है, और ये चीज़ मैंने महसूस की है आबकारी के एग्जाम के बाद। जैसे बच्चों के जैसे कुछ फेसबुक वगैरह पे या आपका टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि सर बहुत डिमोटिवेटेड हो गए हैं और उम्मीद नहीं है कि आगे चयन भी होगा या नहीं होगा, अब हिम्मत नहीं है, कुछ काम शुरू करते हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर लंबा सफ़र रहा, अच्छा सफ़र रहा, अब उम्मीद नहीं है कि यार चयन होगा या नहीं होगा। बच्चों वास्तव में अगर आप देखेंगे, जैसा यहाँ पर एग्ज़ाम आते हैं, यानी एग्ज़ाम हमारे स्टेट में होते हैं, दो बॉडी यहाँ पे बेसिकली एग्ज़ाम कराती है, एक तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है और दूसरा लोक सेवा आयोग है। इन दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न को अगर आप देखोगे, अगर आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आप प्रीलिम्स के बाद मेंस को फेस करते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं, तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम है लाइक अपर PCS है, लोअर PCS है, FRO है, इसी तरीके से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं, या नॉर्मल आपके जो प्रवक्ता वगैरह RO इनके जो एग्ज़ाम होते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। तो ग्रुप सी के एग्ज़ाम में यहाँ पे बहुत से बच्चों का करियर बना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना, और आगे भी बनेगा। जितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगे वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या ऐसे छात्र जो वन लाइनर पे ही डिपेंड थे, या फिर भी 3 एग्जाम होने के बाद उन्होंने अपने पढ़ने का तरीका चेंज नहीं किया, या पेपर उनके पल्ले नहीं पड़ रहा, हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को मेहनत जो पर्याप्त करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चों वन लाइन में पढ़ता है वो मेहनत नहीं कर रहा, समय तो वो उतना ही दे रहा है, इवन वो उससे ज़्यादा समय दे रहा है जो नॉर्मली अपना डीप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप किताबों के आगे कितना समय व्यतीत करते हो, आपने पढ़ाई में कितना समय व्यतीत किया, ये आपका टाइम काउंटेबल हो गया, यानी टाइम आपने कितना दिया। दूसरा, आपने उस टाइम में जब आपने अपना पूरी मेहनत की, अपने पूरे लगन से आप स्टडी करने में लगे रहे, तो उस दौरान ये भी देखा जाएगा कि आपने कैसा कंटेंट अपना क्रिएट किया, कैसा कंटेंट आपने तैयार किया, किस तरीके की चीजें आप पढ़ रहे हैं, आप किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 छात्र हैं A और B। A ने पढ़ा वन लाइनर, समय दिया उसने प्रत्येक 24 घंटे में से, यानी प्रत्येक दिन में से 10 से 12 घंटे स्टडी की। दूसरा छात्र B है, उसने भी प्रत्येक 24 में से 8 से 10 घंटे स्टडी की। तो समय अगर आप देखोगे लगभग इक्वल आप देखते हैं। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो ठीक ठाक छात्र हैं, वो बराबर ही समय कहीं ना कहीं स्टडी को देते हैं। बस अंतर ये रह जाता है कि कौन किस तरीके की चीज़ें पढ़ रहा है। और वास्तव में अगर आप देखेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हमारे स्टेट में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हमारा जो फिजिकल लोकेशन है, हमारा जो भौगोलिक परिदृश्य हमारे राज्य का दुर्गम क्षेत्र में, यहाँ पे कई बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे वो जोशीमठ से हो, उत्तरकाशी के इलाके से हो, पिथौरागढ़ से हो, या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हो, बहुत दुर्गम इलाकों से तैयारी कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। आज के दिन भी वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि आप वो कोचिंग करें, बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में आपको मटेरियल मिले, या आप यूट्यूब वीडियोज़ से कनेक्टिविटी आप फाइंड कर पाएँ। बहुत ज़्यादा
अभी भी देखेंगे आप नेटवर्क से भी दूर के इलाके हैं, जो कहीं कहीं ऐसी जगह पे आके नेटवर्क आते हैं, वहाँ वीडियोस डाउनलोड करके घर पे अपना तैयारी कर रहे हैं। ऐसे वास्तव में ऐसे बच्चे भी, तो ऐसे जो छात्र हैं या ऐसे छात्र जो सिर्फ वन लाइनर के भरोसे हैं, वो अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पैटर्न को देखेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल है बच्चों अब यहाँ से आगे बढ़ पाना। क्योंकि अगर आपने चेंजेस नहीं लाए अपने अंदर, आपने परिवर्तन नहीं किया, तो आप सही समय है कि इस सेक्टर को छोड़ने के बाद किसी दूसरे सेक्टर में अपना प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप समय व्यतीत करेंगे और परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वक्त की मांग है परिवर्तन, चेंजेस आपको खुद के अंदर लाने होंगे, आपने पढ़ने के तरीके के अंदर लाने होंगे। आपको मैं नॉर्मल सा बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन आबकारी में कथन और कारण वाले आए। अब बच्चों को यही पता नहीं है कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन सॉल्व होते कैसे हैं। बस उन्होंने क्या देखा, कथन भी सही देखा, कारण भी सही देखा, ऑप्शन ए लगा दिया। जबकि कल मैं देख रहा था टेलीग्राम में एक बच्चा लिख रहा था मुझे कि सर उन्होंने 2 क्वेश्चन भेजे थे, मुझे ध्यान तो नहीं, एक तो श्रीनगर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, श्रीनगर एक पहाड़ी कस्बे, आपको ध्यान होगा कथन था उसमें, श्रीनगर एक पहाड़ी कस्बे में स्थित एक शहर कुछ इस टाइप का था, और कारण लिखा था कि यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस वजह से केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुछ ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट लिखा था। तो स्टेटमेंट दोनों सही थे, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे थे दोनों एक दूसरे की। अब वहां पे यूनिवर्सिटी होने का ये मतलब थोड़ा ना कि पहाड़ी इलाका है, घाटी में है या कस्बा है तो वहां पे यूनिवर्सिटी होगी, ये कोई कारण है क्या? यूनिवर्सिटी तो कहीं भी हो सकती है। अब यूनिवर्सिटी वाला था, कुछ भी था, मतलब जो भी क्वेश्चन था, आपको कथन और कारण दोनों भले ही वो सही लग रहे हो, लेकिन क्या वो एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं, इस टाइप की चीजें पता ही नहीं है बच्चों को। उन्होंने क्या देखा, कथन पढ़ा सही है, कारण भी सही है, ऑप्शन ए यानी ए भी सही है, बी भी सही है, और सही व्याख्या करता है। भाई व्याख्या कैसे कर रहा है, इस चीज को कौन समझेगा बताओ। आपने देखा कथन, स्टेटमेंट देखा आपने पहला वाला, ठीक है, श्रीनगर पहाड़ी कस्बा जो भी है, यहां पे आपने उसका रीजन कारण लिख दिया। अब आपको क्या है, इन क्वेश्चंस को करने में हमेशा क्या देखना पड़ता है, पहले ये देखना पड़ता है, ये क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट जो कारण लिखा है ये, उसके बाद यहां पे जब ये स्टेटमेंट आप पढ़ के खत्म करोगे तो अपने मुंह से एक शब्द बोलो, क्योंकि। क्योंकि क्या बोलोगे, क्योंकि, फिर इसको पढ़ो। तो अगर आपका ये और ये लिंक कर गए तब तो मान के चलो कि ये दोनों एक दूसरे की सही स्टेटमेंट में है। देखो स्टेटमेंट सही है या गलत है ये तो आपको पता ही चल जाता है, जब आप पहला ये पढ़ते हो दूसरा ये सही है या गलत, या तो सही होगा या गलत होगा, ये तो आपको पता ही है, आपको नॉलेज है तो पता है। लेकिन क्या व्याख्या सही कर रहा है या व्याख्या सही नहीं कर रहा, इसके लिए तो आप सोच ही नहीं पा रहे। कई बच्चे ऐसे हैं जिसको सोच ही नहीं पा रहे। अब आप खुद सोचिए, आप पढ़ रहे हो कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और कारण उसका कथन इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी, कहीं और नहीं हो सकती सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है बताओ इस चीज को। तो ऐसे क्वेश्चन तो बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहे। कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आए हैं, उनको लग रहा है कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, कारण भी सही है, और उसकी सही व्याख्या कर रहा है। व्याख्या कहां से कर रहा, व्याख्या का क्या मतलब है, क्या अगर हाँ ऐसा होता, कथन लिखा होता श्रीनगर एक पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी कस्बा है जो घाटी में स्थित है, इसके कारण लिखा होता घाटी में स्थित होने के कारण यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, ये दोनों सही हो जाते, कारण भी सही होता कि स्टेटमेंट भी सही हो जाता। लेकिन वहां लिख रहा है कि यूनिवर्सिटी और पहाड़ी, तो कहां से, मतलब वो एक दूसरे से कहां लिंक कर रहे हैं। स्टेटमेंट तो दोनों सही होगी, क्या वो व्याख्या सही कर रहा, क्या यूनिवर्सिटी इसीलिए वहां पहाड़ी इलाका है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, तो पैटर्न कौन समझेगा, कब तक समझेगा और कब नहीं समझेगा, क्योंकि 3 एग्जाम आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सेम पैटर्न पे करा दिए हैं। फिर भी अगर आप अपने आप को चेंजेस अपने अंदर नहीं लाओगे तो कैसे होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, कथन और कारण वाले क्वेश्चन टफ होते ही नहीं है बच्चों। वो तो आपको सिर्फ देखो कथन और कारण में स्टेटमेंट जो दिया है वो सही या गलत जो भी है आपका, अगर वो आपको पता है तो आप उसको पहले हमेशा कारण पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये क्योंकि बोलना पड़ता है, उसके बाद स्टेटमेंट भी, तब आपको लगना चाहिए कि ये क्या इसको लिंक कर पा रहा है, क्या उससे लिंक है। अब खुद ही सोचिए, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप ऐसे तो नहीं कर पाओगे ना। आप स्टेटमेंट सही है तो पहला ही दोनों सही होंगे, व्याख्या भी सही करता है। व्याख्या करने का मतलब दोनों एक दूसरे से लिंक करने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, क्या ये सही समय है कि आप शासकीय सेवाओं की तैयारी को क्विट कर दें, आप छोड़ दें। मैं तो आपसे यही कहूंगा, अगर आपको 2-3 साल हो चुके हैं और आपने इस पैटर्न के आधार पर खुद को नहीं ढाला जो आप वर्तमान समय में पूछ रहे हैं, तो आपका सही समय आ गया कि इस सेवा को, आप इस सरकारी क्षेत्र की तैयारी को आपको छोड़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, एक प्रयास और करके आप इसके अकॉर्डिंग खुद को ढालेंगे, वरना आप देखो ग्रुप सी का पैटर्न पहले क्या रहता था, बहुत विविध था बच्चों। 40 नंबर की उत्तराखंड थी,
डायरेक्ट वन लाइनर आते थे। सब ने पढ़े थे उत्तराखंड का इतिहास, इतना रट के जाते थे, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर। उत्तराखंड के मंदिर पढ़ते थे, उत्तराखंड की झील पढ़ते थे, उत्तराखंड के बुग्याल पढ़ते थे, ग्लेशियर पढ़ते थे, कुंड पढ़ते थे, पर्यटक स्थल पढ़ते थे, इवन जो बची हुई चीजें वो भी पढ़ जाते थे। उससे आपका काम बनता था। अब ऐसा कहाँ है? इसी 40 नंबर के अंदर आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी क्वेश्चन के पैटर्न को लेके। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर आगे खोल दी, वन लाइनर किताब रट दी आपने, तो क्या आपका चयन हो जाएगा? नहीं हो सकता बच्चों। अब ऐसा दौर चला गया है। और अगर आप इसको पॉजिटिव लें, पॉजिटिव सेंस में लें, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि वन लाइनर आपके जो आपको आते हैं वो तो आपको आएंगे ही आएंगे। आपको जरूरत है तो सिर्फ एक बार एक किताब पढ़ने की। आपको किताब कैसी, जो डीप हो, जो जिस पर लैंग्वेज लिखी गई हो, जिसको आप समझ के पढ़ें, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सिर्फ दूसरे ने, अगर किसी बंदे ने आपको कोई चीज़ दी है, प्रोवाइड कराई है, आपको फैक्ट लिखा दिए, आप उसी को पैटर्न को रट के पेपर देने जाओगे तो कैसे चयन होगा? अपने दिल से आप पूछिए। आप अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप अलग हट की कोशिश नहीं करेंगे, तो चयन कैसे होगा? मुझे सुनने वाले इतने बच्चे हैं, अब जैसा मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली सेम फॉलो करेंगे, उसके अलावा कुछ करेंगे ही नहीं, मतलब कोई भी प्रयास नहीं करेंगे उसके अलावा, तो कैसे चयन होगा बताओ? यहां पे कोई भी हो, चाहे कोई किताब का आप सोर्स लेते हो, चाहे आप किसी यूट्यूब का सोर्स लेते हो, चाहे आप किसी कोचिंग संस्थान की सहायता लेते हो, कहीं से भी सहायता लो, जब तक उस सहायता के साथ आपके प्रयास 100% न हो, आप अपने प्रयासों पे सर्वश्रेष्ठ बन के सामने ना आओ, तब तक आपका चयन कैसे होगा बताओ? आपने मुझे सुना, दूसरे को सुना, किसी एक किताब को पढ़ा, दूसरे को, सभी तो सेम पैटर्न पे चल रहे हैं और उसी पैटर्न पे सेम चलेंगे तो कैसे चयन होगा बताओ? अब आप कहोगे कि मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, मैं तो इसमें देख भी रहा 75 भी बोल रहे हैं लड़के, 77 भी बोल रहे हैं, 74 भी बोल रहे हैं आपका के पेपर में। बोलने वाले तो बोल ही नहीं, तो वो कहाँ से लेके आए? उनका स्कोर कहां से हुआ? खुद आप सोचिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों, समय ऐसा है जहां एक बार, क्योंकि अभी आगे ग्रुप सी का एग्जाम नहीं है, फिलहाल ग्रुप सी का कोई एग्जाम नहीं है, जो साफ साफ दिख रहे हैं पीसीएस, आरओ मेंस और सब इंस्पेक्टर, 3 एग्जाम है। ग्रुप सी का कोई एग्जाम नहीं है। बैठिए, मंथन कीजिए, खुद से पूछिए क्या मैं आगे बढ़ने के तैयार हूं या फिर मुझे स्किप कर देना चाहिए। मैं आज तक आपसे कहता था कि एक मौका और लीजिए, और मैं आप कहूंगा कि एक मौका सिर्फ और सिर्फ तब लीजिए जब आप नए पैटर्न के अनुसार खुद को ढाल सकें। एक दौर होता था रीजनिंग एक भी नंबर की नहीं आती थी, कभी एक आध नंबर की आती थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए पैटर्न में 10 नंबर की प्योर रीजनिंग है। अब आप पता नहीं सोए हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप रीजनिंग को बहुत लाइट ले रहे हैं या सोच रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, रीजनिंग ये तो हो जाएगी। ये आपका वहां बेड़ा करके कर दे रहा है। 3-4 क्वेश्चन से ऊपर बन ही नहीं पा रहे हैं आपसे रीजनिंग के। कौन करेगा इसकी प्रैक्टिस बताओ? रीजनिंग तो प्रॉपर आपके सिलेबस में शामिल हो चुका है। 10% अंक बहुत होते हैं बच्चों। 10 में से 9 रीजनिंग सही करना, 8 रीजनिंग सही करना, इस टाइप का आपके अंदर अब रुतबा होना चाहिए। इस टाइप की आपकी कोशिशें होनी चाहिए कि आप इस 10 नंबर की रीजनिंग को, इस 40 नंबर की उत्तराखंड में आपका देखो कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है क्वेश्चन में। पैटर्न देखो क्वेश्चन के कितने बदल गए हैं, वो तरीका चला गया। और एक बहुत अच्छी चीज भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये कथन कारण या जो आपके कोड वाले क्वेश्चन है, कोडिंग वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ आ रहे हैं। आपको 1 या 2 स्टेटमेंट का भी अगर नॉलेज है ना, तब भी वो क्वेश्चन सही बन जा रहा है। आप कभी चेक करना, अगर आप अभी तो पेपर हॉल में, तो मुझे पता है कि एक प्रेशर रहता है, क्वेश्चन देख के ही आदमी घबरा जाता है यार कि यार कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। कोशिश भी नहीं करते हैं कई लोग, वो देखते हैं, वो पहले ही डर जाते हैं, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ही डर जाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्यों ना ऐसा हो कि आपको खुद ही इस पैटर्न के आधार पे अपने आप को एडप्ट करें। आपके अंदर ऐसी एडेप्टेशन पावर आनी चाहिए कि जिस तरीके का पैटर्न एग्जाम में पूछा जा रहा है उस तरीके से हम खुद को ढालें। अब आप खुद को ढालोगे नहीं, आपको तीसरी बार आयोग ने हिंट दे दी कि हमारा पैटर्न यही रहने वाला है। पहले आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम लोग बच्चों को सोचने पे मजबूर करेंगे, और ये भी बोला कि हम लोग जो अनावश्यक है, जो जिसका कोई ऑथेंटिक किताब है ही नहीं, उसके सोर्स हम देंगे नहीं, उससे हम मानेंगे भी नहीं। उसने बोला कि हम ऐसी किताबों को हम ऑथेंटिक मानेंगे या ऐसी किताबों से हम क्वेश्चन देंगे जो ऑथेंटिक हो मार्केट में। ठीक है, अब आप मार्केट में कौन सी ऑथेंटिक है मैं तो बोल नहीं सकता हूं, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, और कौन सी ऑथेंटिक नहीं है ये भी मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ऑथेंटिक किताबों से उसने कहा था कि हम क्वेश्चन देंगे। दूसरा कहा था कि हम लोग बच्चों को ऐसे क्वेश्चन देंगे कि सोचने पर मजबूर करें। और ध्यान रखना, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं होना उन्हीं के साथ है, आप ही लोगों के साथ होना है। जो पेपर देने जाएगा उन सबके साथ सेम ही पैटर्न है। ऐसा तो नहीं कि एक को दूसरा पेपर, एक को अलग पेपर, एक को अलग मिल रहा, सेम पैटर्न पे एक ही सभी बच्चों को पेपर मिल रहा।
डिपेंड आप पे करता है कि आपने उस पैटर्न को कितना समझा, कितना फॉलो किया। 3 या 4 एग्जाम होने के बाद अभी भी अगर आप नहीं इस चीज के अनुसार आपको अपने आप को ढालोगे तो आपको मजबूरन बच्चों इस सेवा मतलब शासकीय सेवा में आने के सपने को बंद करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दौर है। पीछे से नया मास आ रहा, एक मास आपका निकल चुका है, बीच में आप फंसे हुए हैं। आपकी स्थिति ऐसी है, आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाएं? क्योंकि अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे इसी फील्ड में और पैटर्न चेंज नहीं करोगे, अपना पढ़ने का तरीका नहीं बदलोगे, चीजों को नहीं समझोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंटली तैयार रहना पड़ेगा ना आपको। देखो, वन लाइनर अगर पेपर में आते हैं इस पैटर्न को बदल के पुराने पैटर्न में, वो तो आपका है, वो किसी और का तो है नहीं, वो आप अपने तरीके से तैयार करते आए हो और वही जारी भी रहेगा। लेकिन अगर आपने इस पैटर्न को नहीं फॉलो किया तो आप फिर भी आगे बढ़े जा रहे हो, फिर भी खुद को धक्का मार रहे हो और पुराने पैटर्न पे आपको मान के चलिए आगे कुआं है ही है। पीछे हटते हो तो खाई है, क्योंकि अगर आप नए सेक्टर में अगर आप जाओगे तो आपको वहां एडजस्ट होने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, कम से कम, ये तो मिनिमम है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां पे हैं, कहां पे आज खड़े हैं। आप एक बार बहुत अच्छे से चिंतन और मनन कीजिए। चिंतन मनन के लिए मैं आपको एक चीज सिंपल से फॉर्मूला बता रहा हूं। चिंतन मनन के लिए आप चेक करना आपकी एज कितनी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है, क्या आप फाइनेंशियली इतने ज़्यादा परेशान नहीं हैं या घर वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं बच्चों हो जाएगा, एक आध तैयारी और कर ले, ठीक है। तीसरा, आपके पास आने वाले, अगर यहाँ से स्किप करते हैं तो स्कोप क्या है, यानी आपकी एज, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या आपको सपोर्ट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, सपोर्ट कितना है फैमिली से। तीसरा, आपके पास ऑप्शन क्या है, यानी आपके पास स्कोप क्या है, किस सेक्टर में आप अपने आप को ढाल सकते हो। और अगर आप स्कोप ढूंढोगे इन 3 तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे। और चौथा, आप हमेशा एक चीज ढूंढना, क्या आप इसी फील्ड पे रहना चाहोगे, यानी चौथा आपके पास क्वेश्चन है कि क्या आप यहीं पे स्टेबल रहना चाहोगे, यानी स्टेबल यहीं पे रहना चाहोगे जहां हो। तो मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपके पास एज है, उम्र है, यानी आप अंडर 25, अंडर 28 हैं, उससे ऊपर तो मैं नहीं कह सकता बच्चों। अगर आप 28 से ऊपर चले गए हैं और 28-30 के ऊपर चले गए और फैमिली सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं है और परिवार आप पे डिपेंड है, तो मैं आपसे साफ साफ कहूंगा आप पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ ही आपको कोई ना कोई विकल्प अपने पास अब रखना होगा। ज़्यादा समय लोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि सरकारी नौकरी की सेवा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के साथ भी होती है। कई लोग करते आए हैं और आप ऐसा नहीं कि आपको बेसिक से पढ़ना है, आपको तो अब क्या है, आप लगभग इतना पढ़ते हुए आए हैं, आप 1-2 घंटा भी अगर आप समय दोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, किस दर पर भटकोगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास एज है, यानी आप 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक हैं, फैमिली सपोर्ट है, फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं है इस सेवा के अलावा, शासकीय सेवा में आने के अलावा, और आपको यहीं पे स्टेबल रहना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको एडप्टेशन करना होगा। आपको एडप्ट करना होगा अपने आप को किस पे, न्यू पैटर्न पे, न्यू एग्जाम पैटर्न, यानी नए एग्जाम पैटर्न पे आपको एडप्ट करना होगा। अब जैसे मैंने जिला सीरीज कराई थी, उन चीज़ों के महत्व अब बढ़ने लगेंगे, क्योंकि वो मैपिंग के माध्यम से कराई गई चीज़ें, कौन से जिलों को कौन टच करते हैं, इन नदियों के किनारे स्थित शहरों का आरोही क्रम, मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम या दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या होगा, इन ग्लेशियर का पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या होगा, इन मंदिरों का अरेंजमेंट सही क्या होगा, इनका सही मिलान क्या कीजिए। जो टोटल पेपर बन रहा है आपका विजुअलाइजेशन, आप कितने विजुअल होके चीजों को देख रहे हैं, कितना उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना उसका एनालिसिस कर रहे हैं। आपने किताब खोली, आपने रटा, इससे पेपर नहीं बनने वाला है। उत्तराखंड के अधिकांश प्रश्न किस तरीके के बन रहे हैं, जिस तरीके के जिला सीरीज में आपको कराए गए थे, यानी अब देखना आप उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के। झीलों का सही क्रम क्या होगा, सही मैच क्या होगा, इनमें से कौन कौन से सही कोड होगी, वो है क्या, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी इसी को बोलते हैं। एक स्टडी क्या होती है, आपके आगे लिखा है, आपने उसको रट दिया। एक होता है आपने देखा और देखने के बाद उसको एनालिसिस किया कि कौन सी चीज कहां पे है, कौन सा कहां पे एग्जिस्ट करता है, कौन किसके नॉर्थ में, कौन किसके ईस्ट में, इस चीज को आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन बेस आपकी स्टडी बन गई है। दूसरा, आप पहले पढ़ते थे इतिहास के तमाम प्रकार के फैक्ट, अब उसकी जगह आर्थिक सर्वे और बजट ले रहा है, उसकी जगह आपका सरकार की योजनाएं ले रही है, सरकार की नीतियां ले रही है, सरकार के नियम ले रहे हैं। तो आप देखिए ना, आप कहां थे कहां की ओर, यानी
आप अगर आप स्टडी को देखेंगे, वो ट्रेडिशनल स्टडी छोड़ के थोड़ा सा मॉडर्न दौर में आप लोग आ चुके हैं, थोड़े से पैटर्न को बदल चुका है, मतलब ये चेंज हो चुके हैं। तो उत्तराखंड 40 नंबर की कैसे तैयार करना है आपको मैंने बता दिया कंप्लीट। पहले ये ऐसा नहीं कि कल से शुरू करो, आप कंप्लीटली ये मान के चलो सबसे पहले अपना एक 24 घंटे 48 घंटे 1-2 दिन लेते हुए अपने आप पे एकांत में बैठ के सोचिए, क्या मुझे अपने आप को चेंज करना है, परिवर्तित करके क्या मैं एक आध प्रयास और कर सकता हूं, या मेरे पास अब उम्र नहीं है, मैं कोई और विकल्प की तलाश करता हूं। ये दो ही आपके पास अब यहां से विकल्प हैं, ठीक है। दूसरा देखो रीजनिंग उतना, हिंदी आपका वो दौर चला गया है, अब आपको देखेंगे गढ़वाली, कुमाऊनी, गाने, मुहावरे, इसके अलावा लोकोक्तियां, इसके अलावा जो नॉर्मल व्याकरण वाला पोर्शन है वो सब चीजें आपको देखनी है, क्योंकि एग्जाम अगर है तो कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। आप कुछ भी मान के चलो, हिंदी है उसने लिखा भी है, उसमें हिंदी के सिलेबस में भी उत्तराखंड आधारित कुछ भाषा या कुछ इस टाइप की चीजें लिखी हैं। अब 2-4 नंबर के चक्कर में आप पूरे 100 नंबर के पेपर का रोना नहीं रो सकते, ये भी तो सच है ना। चलो मान लिया आपके 4 क्वेश्चन ऐसे आए जो लोकल संस्कृति से आए और कई बच्चों को नहीं पता उसके बारे में, जैसे आप कुमाऊं से आपको गढ़वाली मुहावरा नहीं आता, आप गढ़वाली से आप कुमाऊनी मुहावरा नहीं आता, आप मैदानी क्षेत्रों से आपको ना गढ़वाली आता ना कुमाऊनी आता है, तो 4 क्वेश्चन ही है। लेकिन 96 के पेपर में भी तो आपको परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा ना, वो तो किसी भी एग्जाम में चले जाइए 2-4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेंगे, वो सच है बच्चों, ठीक है। अब हम एक ही चीज का बहाना बना के भी कह सकते हो या एक ही चीज का रोना नहीं रो सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा हमें इस चीज के अनुसार खुद को ढालना होगा, हमें अगर वो चीज नहीं समझ आ पा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और सेक्टर में स्कोर करना पड़ेगा। रीजनिंग में क्यों नहीं आ रही 10 के 10, उसमें तो कोई कुमाऊनी, गढ़वाली या जौनसारी नहीं है ना। जो आप 2-3 क्वेश्चन के पीछे अगर आप पढ़ोगे तो इससे खुद को ही नुकसान है, आप समय जाया करोगे बच्चों। देखो पहला एग्जाम हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा शायद एग्जाम है, 4 एग्जाम में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसके अनुसार खुद को ही ढालना पड़ेगा और कोई विकल्प इसमें आपको नहीं दिखता है, ठीक है। उत्तराखंड, रीजनिंग और हिंदी। तीसरा जीएस, जीएस का बहुत कम स्कोप है बच्चों यहाँ वन डे एग्जाम में, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव से काम बन जाएगा। जीएस की तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, जीएस इस लेवल का पूछेगा ही नहीं। वो 25 नंबर में उसको इतिहास, भूगोल, इसके अलावा अर्थशास्त्र, इसके साथ साथ ही राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स सब कुछ पूछना है, कंप्यूटर वगैरह, इसका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन है इन चीज़ों का, यानी आप इन चीज़ों पे कितना काम कर रहे हैं। जीएस की उतनी वैल्यू है नहीं ग्रुप सी के एग्जाम में, वो वैल्यू सिर्फ इतनी है कि आप एनसीईआरटी सार पढ़ लिए महेश बर्नवाल, या आप उसके साथ घटना चक्र या लूसेंट ऑब्जेक्टिव कीजिए, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते इसके अलावा, ठीक है। ये सब तब करना इस पैटर्न पे जब आप इन सभी क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हैं। एज होगी 30+, फाइनेंशियल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक सपोर्ट या पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं वो अलाउ नहीं कर पा रही कि आप ऐसे ही बैठे रहिए, आपसे डिमांड कर रही है कि कुछ ना कुछ कार्य कीजिए। तो मैं तो यही कहूँगा, पढ़ा आपने है ही, अपने नोट्स फाड़ मत देना, पढ़ा आपने है, चीज़ें समेट के रखी हुई हैं, आप 1-1, 2-2 घंटा पैटर्न के आधार पे काम कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। आप भले ही 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे प्राइवेट में कहीं जॉब कर रहे हो, 1-2 घंटा पैटर्न के आधार पे काम कीजिए, कहीं ना कहीं आपका चयन हो जाएगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में हमेशा ही अंधेरा रहेगा, सूर्य चमकता है, थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, हम चेंज नहीं ला पा रहे हैं अपने अंदर। ऐसा तो नहीं है कि आपने वन लाइनर बहुत पढ़े थे, पूरा पेपर वन लाइनर का आ गया और आपको नहीं आया, ऐसा तो है नहीं। पेपर ही चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ है ना, आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, ठीक है। आपके पास अगर फ्यूचर में स्कोप है, आप कई लोग बीटेक हैं, कई लोग ने पॉली वगैरह की हुई है, तो इस टाइप की चीजें हैं, तो आप उसके आधार पे अपने आप को ढालिए। इसके अलावा अगर आपको स्टेबल यहाँ पे नहीं रहना, किसी दूसरी जगह जाना है, पारिवारिक परिस्थितियां आपकी ऐसी हैं जो आपको अलाउ करवा रही हैं कि यार कुछ ना कुछ करो, तो साथ साथ ही अपनी तैयारी के साथ आपको छोटा मोटा काम करना होगा अगर आपके पास स्कोप है। नहीं है तो फिर आप जानिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि ये ऐसा मीडियम तो है नहीं जहाँ पे कोई एंटरटेन आपको कर रहा है। ये तो ऐसा मीडियम है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा वही इसको सुन भी पा रहा होगा। ऐसा है नहीं कि आप कुछ और कोई मतलब यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग दिखाई जा रही है या कोई आपको यहाँ पे एंटरटेन कराया जा रहा है। यहाँ पे वही बच्चे जुड़े हैं जो शासकीय सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, और शासकीय सेवाओं में आप ही लोग हैं, और आप ही लोगों को ये तय करना होगा कि आपका फाइनल फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। यहाँ पे स्थिर तब ही रहना जब अपने आप को नए सिलेबस के आधार पे तैयार करो, नए पैटर्न के आधार पे तैयार करो। अदरवाइज ग्रुप सी की तैयारी मत करना यदि आप पुराने पैटर्न पे अपने आप को लेके चल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ आई होंगी। 1-2 घंटा, 2-3 घंटा या 1 दिन 2 दिन पूरा अपने आप को समय देना, एक बार सोचना कि यार आपको करना क्या चाहिए। आपको लगता है कि हाँ नए पैटर्न पे आप तैयार हैं, तो आप जरूर नए पैटर्न के आधार पर अपने आप को तैयार कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।